एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है और मुसलसल क्योंकि हम खुद मरकज में बैठे हुए हैं, अमन मरकज में बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, और यहाँ पर हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि जो मुस्तनद और मोतबर खबर हो, मस्बत पेशरफ्त हो, वो अपने नाजरीन तक पहुंचाएं, लेकिन उस जिम्मेदारी के साथ, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि जो भी एक एक लफ्ज़ जो हम बात कर रहे हों यहाँ पर वो मुस्तनद हो, मोतबर हो। इस वक्त ईरानियन मीडिया की तरफ से कुछ दावे किए गए हैं। तलत साहब, वो आपकी तरफ दावा लेकर आ रही हूँ, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि कोई मस्बत पेशरफ्त हो रही है, कोई एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, अहम मरहले में दाखिल हो गए हैं। जी यकीनन मैं बल्कि अभी हम आपस में ये डिस्कस कर रहे थे कि देखें, जब आप इतनी दुनिया भर की जिन टॉक्स के ऊपर नजरें लगी हुई हैं, 250 और अब तो मुझे बताया जा रहा है 240 के करीब मीडिया जहां पर मौजूद है, और दुनिया का कोई ऐसा कैपिटल नहीं है महासवा 2 कैपिटल्स के जो इसके बारे में पूरी उम्मीद ना हो, तो फिर हम यही सोच रहे थे कि अब अमेरिका का डेलीगेशन आता है तो फिर उसके ऊपर कॉल ऑन्स होती हैं, फिर ईरान का डेलीगेशन आता है तो उसकी कॉल ऑन्स होती है, तो 1:30 पौने 2 बजे तक तो हम कॉल ऑन्स देख रहे हैं। अब 1:30 पौने 2 बजे से लेकर 7 बज गए हैं, बीच में मेरे ख्याल में 5-1 घंटे में लंच भी किया होगा उन्होंने, ठीक है जी, तो फिर एक वर्किंग टी भी होगी। तो मैं यही सोच रहा था कि हम जो प्रोग्रेस रिपोर्ट कर रहे हैं, या तो पहले से मामला बहुत सारे तय हो चुके हैं जी, क्योंकि इतने कम अरसे में जो हमें अमली तौर पे नजर आ रहा है, अब इतने बड़े मामलात को इकट्ठा नहीं कर सकते जी। और तलत साहब, ऐसे मौके पर कि जहां पर हमारे सामने तारीख है, कभी 18 महीने, कभी 20 महीने, कभी 4 साल, और तो लिहाजा 72 आवर्स में सब कुछ हो रहा है। आप यहाँ पर फिर क्या एक डिक्लेरेशन की तैयारी कर रहे हैं? क्या लिखत पढ़त के अंदर जो हमने देखा, कानून साजी का भी जब होता है, एलामिया जारी करना होता है, तो उसके ऊपर 4-5 घंटे 6 घंटे जो है वो लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये डिक्लेरेशन वाला मामला जो है उसकी तैयारी की जा रही है। जो टॉक्स के सेशंस हैं, मैंने अभी उसके ऊपर ट्वीट भी किया, जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक जो इकट्ठा सेशन है वो भी शायद हो चुका, और अगर ये मालूमात दुरुस्त है, जो एक सोर्स पर मबनी है लेकिन मेरे ख्याल में मुस्तनद है, तो इस वजह से मैंने ट्वीट कर दिया। लेकिन हमारे टीवी के लिए जब तक हमारे अपने रिपोर्टर्स ना करें, तो लेकिन मैं आपके सामने रखना, अगर एक सेशन ज्वाइंट हो गया तो एक फोटो अपॉर्चुनिटी हमने इस्तेमाल कर ली है। तो अगर फोटो अपॉर्चुनिटी आप उसी वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब आपने कोई साझा काम किया हुआ हो, जो अलग-अलग सेशंस हैं ज्वाइंट सेशन के अलावा जो प्रॉक्सिमिटी टॉक्स के जुमरे में आते हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि काफी हद तक वो भी मुकम्मल हो गए हैं। सो अभी तक जो फ्लो है खबरों का, और आपने ईरानी न्यूज एजेंसी का भी जिक्र किया, उससे भी बड़ी खबरें तवक्को की जा रही हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आकर ये बात ठहर जाएगी मुस्बत अंदाज से, और बेल मढ़े चढ़ जाएगी। अब बेल कितनी ऊंची होगी, छांव करेगी नहीं करेगी, या सिर्फ सर दिखाकर और गायब हो जाएगी, दैट वी डोंट नो। लेकिन सो फार हमारे पास की बात है, इंडिकेशंस जो है मनफी रिपोर्टिंग के नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब सारा सब वैसे वो एनर्जी एक होती है ना कि किसी भी चीज का आगाज होता है तो आपको उससे कुछ वाइब्स आ रही होती हैं, आपको फील आ रही होती है कि हाँ कुछ मामलात पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, या जिस तरह से बढ़े थे आगे, या जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जैसे ही वजीर आजम साहब ने अनाउंस किया कि वो दरखास्त कर रहे हैं 14 दिन की जंगबंदी का, और जिस तरह से फौरी तौर पर फिर रिएक्ट किया यूएसए ने, फिर रिएक्ट किया उस पर ईरान ने, तो वहीं से ही लग रहा था कि मामला शायद पॉजिटिव रूट्स की तरफ आगे हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपको भी यही लग रहा है, या आप कहीं ना कहीं अभी भी सोच रहे हैं कि किसी और तरफ भी सिचुएशन जा सकती है? सोच तो मैं ये रहा हूं कि जो बातें ब्रेक में हम कर रहे थे उसके बारे में कुछ डिस्कशन होती तो ज्यादा मुनासिब था। बिल्कुल खुल के करें बात। तो लेकिन ये क्योंकि इस वक्त बहुत दूर तक जाएगी, वही ना, तो रीजनल सिचुएशन नहीं, लेकिन हम मोतबर खबरों का इंतजार कर रहे हैं ना, इस वजह से हम इतना खुल के नहीं कर सकते। जी, वो इन्होंने कहा ना कि मोतबर खबर रिपोर्टर लेके आएंगे तो ये उस पर बात करेंगे, इसलिए चले उस पर नहीं करते बात। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो आपने एनर्जी की बात की है ना, मुझे ऐसे लगा था कि एनर्जी उतनी नहीं है जितनी इतने बड़े इवेंट पे होनी चाहिए, और क्योंकि बहुत कुछ देखा है इस्लामाबाद में होते हुए 90s में पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, वो एनर्जी इतनी होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर 9/11 के बाद भी तो, और वो ये जो मुझे नज़र नहीं आ रही, आपको लिपा पोती बहुत नज़र आ रही है, ये सोशल मीडिया पे भी चल रहा है जी, हम खाने पेश कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं, ये एनर्जी नहीं होती। उसकी वजह मेरा ख्याल है कि डेलिब्रेट है, और ये होना भी चाहिए।
कि मीडिया हमारे को चस्का लगा हुआ है कि कुछ ये चलाओ तो वो चलाओ, तो ऐसा करो तो वैसा करो, इतनी सी वो दुम पकड़ के भाग जाओ, तो ये वो मुनासिब नहीं था। और उस तरह लीक होना खबरों का जो कच्ची पक्की हों और उसकी बुनियाद पर, क्योंकि बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है ना। पाकिस्तान ने इतना कुछ किया है बैकग्राउंड में मिलिटरीली कि आप जंग के दौर में, जंग के दौरान जैसा करते हैं, तो वो मुझे वो चीजें भी हम शायद डिस्कस नहीं कर सकते, इतने खतरात थे जी। और उसमें जो मीडिया वॉर है ना, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, फॉक्स न्यूज ने ग्राउंड बनानी शुरू कर दी है ना, तो और वो जो पीट हेग्सेथ है, उनका जो डिफेंस का सेक्रेटरी है अमेरिका का, वो फॉक्स न्यूज में एंकर के तौर पे काम कर चुका है। ठीक है, अब आपके ख्याल में एक कैबिनेट में वो और जेडी वैंस इसमें हों, एज ग्रुप भी थोड़ा करीब करीब ही हो, तो वो खुश होगा बहुत कि जेडी वैंस कामयाब हो जाए, यहाँ से पीस लेके वापस जाए और अमेरिका में वो कह सके देखिए मैंने जंग बंद करवाई। फिर अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी उन्होंने उम्मीदवार बनना है जेडी वैंस ने। तो इसलिए मीडिया के जरिए एक फिजा अभी से बनाना शुरू हो गए। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अभी जो कुछ भी हो जाए, इसको लेके चलना और इस पे अमल करवाना और अमन कायम रखना, क्योंकि जो नई शबबंदी हो रही है ना, पोस्ट वॉर शबबंदी, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जयशंकर का जो यूए का विजिट है, फिर इसराइल और इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है, ये चीजें थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। और पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब के साथ पैक्ट किया है, और आज जो वहाँ पाकिस्तान की वो अनाउंसमेंट भी हुई है कि पाकिस्तान की फौज वहां चली गई है, तो ये चीजें सारी अगर आप देखें तो काफी कुछ बदलने वाला है, काफी कुछ बदलने वाला है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं आपको एक चीज ऐड कर दूं, प्लीज। ग्लोबल जो सर्च ट्रेंड्स हैं जी, उनके अंदर जेडी वैंस का आपने जिक्र किया, जेडी वैंस इज मैसिवली ट्रेंडिंग कर रहे हैं, लेकिन उनसे आगे पता कौन है सबसे ज्यादा? जनरल आसिम मुनीर। यस, वो ये कल से है, पिछले 24 घंटे में यस, एब्सोल्युटली इज ट्रेंडिंग, और जो उनके बारे में सर्च है वो नंबर 1 सर्च बिल्कुल ऐसा ही है, जिससे आपको पता चलेगा कि लोग जो हैं, बिल्कुल जेडी वैंस का तो आपने जिक्र किया, जनरल आसिम मुनीर इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 सर्च ट्रेंड। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जमीर अहमद खान साहब साथ मौजूद हैं, साबिक सफारतकार हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, दोनों मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। वकार साहब, जरा आप इस पर बात कीजिएगा कि ये बड़ी सिफारती कामयाबी पाकिस्तान जिस तरह से समेटते हुए आगे बढ़ रहा है, अब सोने पे सुहागा, अगर जो हम बात कर रहे हैं, अगर यहाँ से कोई डिक्लेरेशन या कोई ऐसी तारीखी तस्वीर आज निकल आती है, तो ये मजीद कितनी बड़ी कामयाबी होगी। और पाकिस्तान इस कामयाबी को, कि हमारी अपनी जो इंटरनल सिचुएशन है, जिस पे हमने कल भी यहाँ पर बात की थी, मईशत के एतबार से, दीगर मामलात के, लेकिन हम दुनिया के अमन के लिए और दुनिया की मईशत के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो हम इसको अपने लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बड़ी कामयाबी को, अचीवमेंट को? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। आई थिंक इसमें आई जस्ट टेक अ मिनट, जो ग्लोबल इम्पैक्ट आर, इसमें शायद बाकी चैनल पे भी बात हुई थी, उसमें आतिफ मियां साहब ने भी एक ट्वीट किया था, और उनकी असेसमेंट थी कि एक ट्वीट जो की शहबाज शरीफ साहब ने, इट हैड पॉजिटिवली इम्पैक्टेड द मार्केट बाय $3 ट्रिलियन ग्लोबली। आई थिंक ऐसा इकबाल ने भी बात की, हम लोग भी रिपीट कर रहे थे। और ओवरऑल उसके बाद जो कुछ हुआ है, उसमें जो प्रोसेस चला है, वो आप देखें, ब्रेंट क्रूड भी आज डाउन है, स्टॉक मार्केट्स वेट कर, रॉयटर्स कह रहा था दे आर वेटिंग फॉर इस्लामाबाद। सो आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, बिकॉज़ ग्लोबल स्टेक्स आर वेरी हाई ऑफ दिस वॉर। इट हैज इंपैक्टेड ऑलमोस्ट 8.5 बिलियन पीपल, जो दुनिया के हर, आई थिंक, घर को इफेक्ट किया है। सो दिस इज द काइंड ऑफ, आई थिंक, स्टेक्स जो है। भारत के चैनल पे हम कल भी थे, एंड दे वर डिनाइंग इट कि जी हम नहीं मानते इस चीज को, वो तो कहते शायद मजाक शुरू ही नहीं होंगे, तो वहां पे डेफिनेटली एक नेगेटिविज्म है। बाकी जो पाकिस्तान के लिए, आई थिंक, कंटिन्यू जो ट्रैजेक्टरी हमारी लास्ट ईयर से, बिनाल मसूस और जो माइका हक था, दैट वाज अ मिलिट्री सक्सेस। उसके बाद आई थिंक दिस ईयर इट प्रोवाइडेड पाकिस्तान विद द डिप्लोमेटिक कू, जो खुद इंडियंस कह रहे हैं, इन साउथ एशिया, लेकिन आई थिंक अमन के लिए पाकिस्तान ने किया है। और क्रेडिबिलिटी आप देखें, अभी ईरान के काफी सारे, मैं देख रहा था, जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे थे जी कि पाकिस्तान वाज प्रॉब्ली दी ओनली कंट्री जिस पर रिलाय किया जा सकता था। तो ये है आपकी क्रेडिबिलिटी। उसके बाद जेडी वैंस साहब का यहाँ पे आना, और अमेरिका के अंदर और इजराइल में भी आई थिंक मेजर शिफ्ट आ रही है। आई एग्री विद अभी जो बात करते हैं अफ्तार आलम साहब, लेकिन मेरा अपना व्यू ये है कि जो ज़ायनिस्ट लॉबी थी, जो हॉक्स थे, दे हैव बीन एक्चुअली डिफीटेड। जो पब्लिक ओपिनियन बहुत ज्यादा टर्न कर चुकी है अगेंस्ट नेतन्याहू, एंड आई थिंक जो ट्रम्प की टीम थी, जो हॉक्स थे, लाइक पीट हेग्सेथ वगैरह हैं, तो दैट्स व्हाई प्रॉब्ली जेडी वैंस जैसे जो
ऑब्जेक्टिव लोग हैं, प्रॉब्ली जी। दे विल हैव मोर स्पेस। तो ये भी एक मेजर शिफ्ट आएगा बिल्कुल और ठीक। काफी उम्मीद है कि आई डोंट थिंक सो कि इतनी बड़ी टीमें जो खामखा इधर आ गई, देयर जी इज समथिंग जो बिल्कुल पहले बिल्कुल, ऑलरेडी आप दुरुस्त कह रहे हैं। और डिसाइड हो वकार साहब, चुकी जिस तरह से आपने मार्केट के बिहेवियर की बात की, तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा जाता है, इनफैक्ट हमने देखा भी कि वो एक अपना ट्रुथ सोशल पे पोस्ट करते थे, मार्केट गिर गई, फिर अगली पोस्ट जैसी उन्होंने की मार्केट उड़ गई, लेकिन फिर ये प्राइम मिनिस्टर का वो जो एक्स पोस्ट था, उसके बाद हमने देखा क्या जबरदस्त तरीके से मार्केट ने बिहेव किया था। अब ये फरमाइए जमील साहब, हम पोस्टरिंग के हवाले से भी मुसलसल बात करते रहे हैं। कल और परसों हमने स्पॉयलर्स को भी देखा, हमने पोस्टरिंग भी देखी, कुछ मनफी पैगामात भी दोनों जानिब से आते रहे, लेकिन आज का बिहेवियर जरा मुख्तलिफ नजर आता है। आज जब उस जगह पर जहां दोनों ने आना है, बैठना है, बात करनी है, जब वहां पर डेलीगेशंस आ गए हैं, तो उसके बाद जो पोस्टरिंग हो रही है या उसके बाद जो मैसेजिंग हो रही है, या इनफैक्ट उसके बाद जो मीडिया बिहेव कर रहा है जिस तरह का इंटरनेशनल, वो चाहे आप तस्नीम न्यूज एजेंसी की बात करें, चाहे आप बीबीसी, फॉक्स न्यूज वगैरह वगैरह की बात करें, तो वहां पर भी बड़े हमें जो पोस्टरिंग है वो पॉजिटिव नजर आती है। तो ये किस तरफ इशारा करता है, ये इस बात को आप किस तरह से देख रहे हैं? इसमें दो पहलू हैं इसके। पहला पहलू तो ये है कि दुनिया ने देख लिया कि ये जो अंडर एस्टिमेट किया गया था ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग को, कि चंद दिनों की बात है, उसके बाद मामला सारे ठीक हो जाएंगे। यही ख्वाब दिखलाया था नेतन्याहू ने जब व्हाइट हाउस के उन्होंने चक्कर लगाए, और जब 7वां चक्कर लगा उनका, जब बैकडोर से वो दाखिल हुए व्हाइट हाउस में, तो उन्होंने जब वार प्लान पेश किया जो कि लीक भी हुई बाद में, और उसके बाद वो गए हैं और तैयारी की है उन्होंने जाके तल अवीव में। और जब वो 19 फरवरी को जो बोर्ड ऑफ पीस का की मीटिंग जिसमें नेतन्याहू ने आना था, उससे भी इज्तनाब किया क्योंकि वो अपनी उनकी तैयारी जारी थी। तो उस वक्त जो आस उम्मीद दिलाई थी और जिस तरीके के फैसले करवाए थे व्हाइट हाउस, और यहाँ एक इशारा करता चलूं कि अमेरिका में बड़े स्ट्रक्चर्ड किस्म के फैसले हुआ करते थे, लेकिन जो मिजाज है डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें व्हाइट हाउस हावी हो गया, इनकी टीम हावी हो गई स्टेट डिपार्टमेंट पर। इसीलिए कई अफराद ने स्टेट डिपार्टमेंट से रिजाइन किया है, इसीलिए इतने सारे जनरलों को सैक करना पड़ा है, क्योंकि इख्तिलाफ जो सही प्रोफेशनल मशवरे दिए जाते हैं उसे डोनाल्ड ट्रंप के मिजाज के लीडरान उसे अपनी समझते हैं कि ये मेरी मुखालफत कर रहा है, यानी कि तज़हीक भी कर रहा है, इस हद तक चले जाते हैं। लिहाजा आपने ये जो था इतना उछाड़ पठार किया देखा है आपने, वो यही वजह थी। तो जब ये बात दुरुस्त है तो ये बात भी फिर दुरुस्त है कि दुनिया ने जब देखा कि उसका दर्द और उसकी शिद्दत जो ईरान में ये सिलसिला हुआ और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जब बंद हुआ, तो उस शिद्दत की वजह से जब तकालीफ पहुंची, जिसमें कि ये सारों को हमें इल्म है कि ऑयल की वजह से जो कीमतें बढ़ी वो तो अपनी जगह पर हैं। और ये भी मैं बताता चलूं कि जब जब अमेरिका में जिस दौर में जिस पार्टी के दौर में जब ये हुआ है मसला ऑयल का, जब $110 से ऊपर गया है, तो उस वक्त की हुकूमत ने जब मिड टर्म इलेक्शन लड़ा है तो 20 से 24 सीटें गंवा बैठी है। और इस मर्तबा अगर ऐसा रिपब्लिकन के साथ हुआ तो दो चीजें फिर होंगी। पहली चीज तो ये है कि न लोअर हाउस उनका होगा, कांग्रेस में उनको शपथ होगी, ना उनकी सेनेट में होगी। तो फिर इसका मतलब जो अगले 2 साल होंगे डोनाल्ड ट्रंप के रबड़ स्टैंप के तौर पर, और फिर जो कुछ कांग्रेस पर्सन कह रहे हैं कि हम तो इम्पीचमेंट भी कर देंगे, 25th अमेंडमेंट को भी ले आएंगे। तो इन तमाम चीजों का अगर अहाता जहन में किया जाए और जहन में रखा जाए, तो ये जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान की मल्टी लेयर्ड और मल्टी डायमेंशनल डिप्लोमेसी जो आपने अभी देखी और दुनिया ने देखी, और जो अब मस्बत इशारे आपको पूरी दुनिया से, कहीं शायद किसी और ने देखा हो कि किसी दुनिया के मुल्क ने किसी मनफी बात इसके बारे में इस वक्त कर रहा हो मासिवाए इजराइल के। तो इसीलिए कि दुनिया को इसकी तमाम इसकी बिल्कुल सर, ये जो आप बात कर रहे हैं इसमें तो हमने यहाँ तक ये लेवल देखा कि वो फौजी अफसरान जिनको निकाला गया अभी रिसेंट पास्ट में ही, या रिटायर्ड अफसरान, वो कू तक की बात कर रहे हैं, वो म्यूटिनी तक की बात कर रहे हैं कि जो बाय बुक है, जो अमेरिका की बुक में है, जो आइन में है, उसके ऊपर अमल करें, ना लें, जो डिक्टेशन दिया जा रहा है या ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं उसको ना माने। इस हद तक यूएसए में बात चली गई। आमिर अहमद खान साहब भी मुझे सीनियर एनालिस्ट हैं, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी भी शुक्रगुजार हूं। आमिर साहब आप फरमाइएगा, क्योंकि अब
आज का सारा दिन, आज की सारी हैपनिंग गुजार कर अब हम इस वक्त जिस मौके पर बैठे हुए हैं, यहां से आप क्या देख रहे हैं? अभी ये मामला आपको लग रहा है कि ये भी कल परसों तक जाएगा या इसके दूसरे तीसरे दौर की तरफ जाएगा, या आज कोई नतीजा कुछ निकलता हुआ देख रहे हैं आप? आज जो नतीजा निकलेगा ना, मेरे ख्याल में, मेरी राय में, वो सिर्फ और सिर्फ इतना होगा कि इस सिलसिले को अब टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यही सबसे अहम बात है यहाँ पर। इस तरह के सूरत हाल के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम होता है जी, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। जाहिर है, और जितना बड़ा ख़तरा हो उसमें अगर आप एक उम्मीद का या एक अमन का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ही ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है आज के दिन के अंदर जिस तरह से वाक़यात हुए हैं और जो कल टेंशन थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जहाँ कोई भी हतमी तौर पर ये कहने को तैयार नहीं था कि नहीं ये डेलीगेशंस वाकई इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इनमें बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। उसके बाद आज के दिन में एक चीज़ जो वाज़ेह हो गई है वो ये कि अगर तो किसी का ख्याल है कि एक हतमी कोई नतीजा निकल आएगा इन मुज़ाकरात से, तो वो गालिबन दुरुस्त नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ मेरा ख्याल है अब ये भी बहुत वाज़ेह हो गया है कि फौरी जो भी फैसला अनाउंस हो पाए या ना हो पाए, लेकिन ये सिलसिला आगे ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि इसमें से जो आमिर साहब, बुनियादी आज से तौर 20 पे दिन पहले अमेरिका की जब हम ज़रूरत है। इसी तरह की एक ट्रांसमिशन में बैठे हुए थे, उस वक्त मुझे याद है आपने कहा था कि ये फौरी तौर पर तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उस वक्त वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान में मौजूद थे, वो मीटिंग हो रही थी, तो आपने कहा था कि इस सारे मामले को तकरीबन 19-20 दिन लगेंगे और 19-20 दिन के बाद हमें कुछ निकलता हुआ दिखाई देगा। तो अगर मैं वहां से आपकी बात याद करती हूँ तो आज हम उस 20वें-21वें दिन पे बैठे हुए हैं, तो अभी भी आप अपने उसी स्टेटमेंट पर हैं कि आज भी आपको लगता है कि मजीद 19-20 दिन की तरफ आगे जाना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, अमेरिका को बुनियादी तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई विजिबल नतीजा चाहिए, और वो सबसे ज़्यादा विजिबल तरीका क्या हो सकता है कि चले मुकम्मल तौर पर ना भी खोले तो कोई पार्शनल ओपनिंग हॉर्मज़ के ऊपर होती हुई हमें नज़र आए। जहाँ तक न्यूक्लियर प्रोग्राम का ताल्लुक है, नहीं देखें, वो बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही पेचीदा किस्म के मुज़ाकरात हैं, और उनका सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है कि मैं नहीं समझता हूँ कि वो नंबर 1, अगर आप इनके एजेंडाज को प्रायोरिटाइज करें तो मैं नहीं समझता कि वो नंबर 1 के ऊपर भी हैं, क्योंकि वो कोई वाज़ेह नज़र आने वाली चीज़ नहीं है कि ईरान किस बात के ऊपर माना और उसमें अमेरिका की जीत हुई या ईरान की जीत हुई। जो चीज़ नज़र आने वाली है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की सूरत हाल है। वो खुलेगी, सारी दुनिया को नज़र आएगी। वो बंद रहेगी तो आप जितना भी अमन की बात करेंगे वो सारी दुनिया को पता होगा कि नहीं, अभी हम अमन से बहुत दूर हैं। सो आई थिंक कि कोई छोटा मोटा नतीजा इसके अंदर, ये छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो वो सिर्फ उसका एक पहलू है। तो इस पहलू के ऊपर तो हम कोई पेशरफ्त एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाकी का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। सही। एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहते हैं। समा की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। अमन का मरकज़ इस्लामाबाद बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और सारी दुनिया की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद पर हैं। हम भी इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं कि नाजरीन को मुस्तनद और मोतबर ख़बरें पहुँचाएँ जो हैपनिंग हो रही है। दो इंटरनेशनल मीडिया अगर आप देखते हैं या ईरानियन मीडिया आप देखते हैं तो वहाँ पर कई सारी ख़बरें ऐसी रिपोर्ट हो रही हैं कि जिसके हवाले से जब हम अपने नुमाइंदगान से उसकी कंफर्मेशन लेते हैं तो पता चलता है कि अभी ये सिर्फ स्पेकुलेशन पर बातें हो रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हो रही हैं ऑन ग्राउंड, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि उसका ऑफिशियल वर्जन आए और उसके बाद अपने नाज़रीन के साथ उन खबरों को डिस्कस किया जा सके। लेकिन एक जो इस वक्त तक एक होप पैदा हो चली है, एक अच्छा माहौल इस वक्त बन चुका है, और जिससे ऐसा लगता है कि कुछ मस्बत शायद चीज़ें हमारे हाथ में हों अब से कुछ देर बाद, कुछ लम्हात बाद या कुछ घंटों बाद जब हम बात कर रहे हों तो हम मस्बत पहलुओं की तरफ इसको डिस्कस कर रहे हों। अब सार साहब, क्वेश्चन मैं छोड़कर गई थी कि अब हम इस हिस्से में ज़रा डिस्कस करते हैं कि मुतालबात किसके क्या क्या और कौन क्या कुछ गेन कर सकता है इस सारी सिचुएशन में। अगर हम ईरान को देखते हैं तो ईरान के 2-3 जो मोटे मोटे मामलात हैं, एक तो वो टोल के हवाले से बात कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे उसके कंट्रोल के हवाले से बात कर रहे हैं। दूसरा, उनके जो एसेट्स हैं जो मुंजमद हैं वो उसके रिलीज की बात कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं, पहले अगर सिर्फ इन 2 पॉइंट्स पे बात करें, क्या ईरान ये गेन कर सकेगा? दो अमेरिका के 2 मुतालबात जो है ना, जो 2 कंसर्न्स है, मुतालबात नहीं कहना चाहिए, ज्यादा मेजर कंसर्न, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए, हाँ। और जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो वापस ले जाना चाहते हैं। उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो
बंद हो जाए। इसको वैसे मैंने बात के लिए इसलिए रखा हुआ था क्योंकि उनके तो मुतालबात चेंज होते रहे अब ना। इस पे बार्गेनिंग होनी है दोनों तरफ से। ईरान ये कहता है कि पहले तो मेरे ऊपर जो पाबंदियां सैंक्शंस वो हटाएं, मेरे जो फंड्स फ्रीज हैं वो अनफ्रीज करें, और इसके अलावा ये जंग बंदी मुस्तकिल होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका जब दिल करे आप हमला कर दें। फिर जो नुकसान हुआ है मेरी कंस्ट्रक्शन का ये वो सारा, उसका मुझे हर्जाना अदा किया जाए। ठीक है, अब ये हैं 3-4 चीजें ईरान की तरफ से, और उसमें वो लेबनान में और यमन में जंग बंदी, वो उसके अलावा जो कि मुझे लग रहा है कि हो रही है या हो चुकी है, वो उनका मुतालबा माना गया। तो अब इसमें बार्गेन होगी जी, कुछ लेंगे कुछ देंगे, और असल मकसद पाकिस्तान ये चाह रहा है कि आपने हॉर्मुज़ खुल जाए और जो सैंक्शंस हैं वो हट जाएं और ये जंगबंदी मुस्तकिल हो। पाकिस्तान चाह रहा है कि मिनिमम कॉमन एजेंडा पे मुत्तफिक हो। फिर आगे ये बात देखिए, यहाँ सारा कंक्लूड नहीं होना जी। ये ध्यान में रखिएगा। एक तो ये कि खतरात बहुत हैं इसको बाद में, इस मुआहदे को जो भी हो, लेकिन इस मुआहदे के बाद भी बातचीत जारी रहेगी, जिसमें पाकिस्तान की जो तजावीज़ मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो ये हैं कि आप न्यूक्लियर वाला जो इशू है इसको बाद में सेटल कर लें, इसको एज इट इज जहां पे वहीं पे रहने दें, ना ईरान इस पे काम करे ना अमेरिका हमला करे, लेकिन इस पे बातचीत होती रहे। ये फौरी तौर पे खुलने से, ये काम दो होने से दुनिया की जो जान फंसी हुई है वो उस पे आ जाएगी। और तलत साहब, आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिसके ऊपर आपको लगता है कि निगोशिएशन हो जाएगी, और कहां आपको लगता है कि डेडलॉक रहेगा? देखें, जब तक आपने तवीलुल मुद्दत मुज़ाकरात का रास्ता नहीं खोला तो जो डेडलॉक वाले पॉइंट्स हैं वो आज या कल आप इस्लामाबाद के अंदर तय नहीं कर सकते। मैं दोबारा आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा, ट्रंप की टीम ने जो दोहा अकॉर्ड साइन किए थे जी, एक तो दोबारा दोहराते हुए कि 18 महीने उन दोहा अकॉर्ड्स को लगे थे, और अगर आप उनके 4.25 या 4 पेजेस पढ़ें तो वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपको जमानतें पहले 2 पैराग्राफ्स में दे रहे हैं, फिर जिम्मेदारियां आपको दूसरे पैराग्राफ्स में बता रहे हैं, फिर इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स आपके तीसरे पैराग्राफ में बता रहे हैं, फिर अमेरिका की क्या जिम्मेदारी बनती है, तालिबान की क्या जिम्मेदारी बनती है, और बैन अवी तौर पर क्या काम करना है। तो मैं अगर उसको बतौर मॉडल ले लें तो इस किस्म का मुआहिदा आप 24 घंटे के अंदर तैयार नहीं कर सकते, अनलेस कि आप ये मुआहिदा लेके इस्लामाबाद पहुंचे हों, जिसके बारे में मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आप मुझे ये बताएं कि ये इतना मुफस्सल मुआहिदा जिसके अंदर ये तमाम चीजें जो पेंडिंग भी हैं उनको आपने टच किया, मुस्तकबिल की राह मुतय्यन की और साइन कर दिया, वो होने का नहीं है। तो हमें फिर वापस आना पड़ेगा 2-2.5 पेजेस या 1 पेज के ऊपर, जिस पेज में आप मोटी मोटी बातों का इजहार करें कि एक तो यह है कि आप अक्रॉस द रीजन जंगबंदी की जमानत है, ईरान के ऊपर मजीद हमले नहीं होंगे, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुल जाएगी, न्यूक्लियर टॉक्स के ऊपर और सिर्फ वो जो अफजूदा यूरेनियम है उसी का मामला नहीं है, जो अफजूदगी का इनका बाकायदा सिस्टम उनके ख्याल के मुताबिक बच गया है उसके ऊपर भी है, फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल भी इसके अंदर आते हैं। ये तमाम मामलात आप बाद में आने वाले सेशंस तक छोड़ सकते हैं। ईरान की सैंक्शंस के ऊपर हतमी तौर पर अमेरिका नरमी करवा सकता है, और ये ज़हन में रखें कि दौराने जंग ईरान के तेल के ऊपर से उन्होंने सैंक्शंस नरम किए हैं। और आपने जिक्र किया था ईरान की करेंसी का, जंग से पहले ईरान की करेंसी टैंकिंग, अजीबोगरीब जंग थी कि करेंसी ने जान पकड़ी। तो सैंक्शंस के मामले के ऊपर ईरान को कंसेशन दी जा सकती है, जो अनफ्रोजन एसेट्स है, असासे हैं, उनको खोला जा सकता है। तो ये वो चीजें हैं जो क्विक गेन्स हैं, जिनको आप डिप्लोमेटिक जुबान में कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, यानी आपके पास मौजूद है, अमूमी कंसेंसस भी मौजूद है और आप उसको उतार सकते हैं। जो न्यूक्लियर वाला मामला है मेरे ख्याल में ये जाएगा तवील मुद्दत नेगोशिएशंस में, क्योंकि ईरानियंस नहीं चाहेंगे कि मामला वहां से शुरू हो जहां पर ओमान में छोड़ा था। ओमान में एक डॉक्यूमेंट तैयार था, लेकिन फिर सिचुएशन बदल गई ना वो 40 डेज में। इनफैक्ट ईरानियंस का बहुत बड़ा ग्रीवेंस ये है कि आपने हमें हाँ करने की सजा दी है। और एक बहुत ही इन्फॉर्म्ड सोर्स ने बताया था कि ओमान के अंदर मसला ये था कि ईरान ने बातें मान ली, तो जब डोनाल्ड ट्रंप को पता चला कि बातें मान ली, वो तो नेतन्याहू से ब्रीफिंग लेके बैठा हुआ था, न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी ने बताया, तो उसने कहा जी मान ली है तो फिर मुआहिदा नहीं होना चाहिए, अगर मुआहिदा हो गया तो जंग कैसे होगी। सो मेरे ख्याल में ईरानियंस जो है वो सिक्योरिटी गारंटी
सैंक्शंस को की नरमी करना जी। और अमेरिकन जो हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना और न्यूक्लियर टॉक्स को ठीक। बानतीजा बनाना, आई थिंक दैट्स द एरिया जहां पे हो सकता है बिल्कुल मामला। ठीक। और जहां की आप बात कर रहे हैं कि जहां डेडलॉक रह सकता है, जमील साहब आपकी तरफ सवाल लेकर आ रही हूँ और इसाक जहां डार साहब पर का कोई- ट्वीट भी डिस्कस कर लेना। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि और अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। तो अब ये जो है ना सारे जो है वो अरबी और आयात की के जरिए पैगाम रसानी का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। जी। तो देखें सब्र का नतीजा क्या निकलता है। डार साहब कुछ और भी कोट कर सकते थे वैसे। सूरह आले इमरान की 146 आयत नंबर इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जिसमें फरमाया गया है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है। ये फरमाइएगा जमील साहब, जिस तरह से हम ये कोई गेन्स की बात कर रहे हैं और डेडलॉक की बात कर रहे हैं, जब हम डेडलॉक जिन मामलात पर होता है और फिर हम इसको बिल्कुल ही माजी करीब यानी 40 दिन पहले की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर ईरान जब ये इस चीज पे आमादा हो जाता है कि ठीक है जी, वो जो उनका यूरेनियम एनरिचमेंट है उससे वो अगर दस्तबरदार हो रहा है, तो फिर ये 40 दिन की सिचुएशन के बाद अब ईरान उन एरियाज को भी देख रहा है कि जो अपने हथियारों से दस्तबरदार हुए और उसके बाद उनके ऊपर किस तरह की जंगें मुसल्लत की गई और आज 10-10 साल के बाद भी वो मुल्क कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। तो एक ये भी मिसाल ईरान के सामने मौजूद है। आपकी नजर में डेडलॉक कहां पर रह सकता है और क्या कोई गेन्स हो सकते हैं दोनों तरफ, ईरान भी हासिल कर ले और अमेरिका भी हासिल कर ले? और मैं इस चीज का अहाता करने से पहले जिस 5 पॉइंट को ईरान ने सामने रखा था, 10 पॉइंट्स बाद में आए कि जिस 5 पॉइंट को सामने रखा था, अगर उस पर एक्सचेंज हमने न करवाया होता उन पॉइंट्स का इन 15 और 10 पॉइंट से पहले, तो फिर ये नौबत यहाँ तक आज जो ये महफिल सजी है, ये डायलॉग का सिलसिला शुरू हुआ है, ये होता है। वो क्या है 5 में उन्होंने यही कहा कि जी आप हमारे ऊपर हमले बंद करो, ताकि अगर आप डायलॉग चाहते हो तो हमारे ऊपर हमले और असैसिनेशन बंद करो। वो बंद हो गया। गारंटी की उन्होंने बात की है, उसका एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म भी है, उसका एक रीजनल मैकेनिज्म भी है। उस पर यकीनन बात होगी क्योंकि उनको 2 मरतबा जून में भी और अब जो 26 मई तक को जो उनके साथ हादसा हुआ है, ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ गया है। वो कहते हैं ना कि मुहावरा है उर्दू का कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो वो ईरान की हद है। तो अब उसके लिहाज से ईरान बिल्कुल हक बजानिब है। इस वसवसों के जो वसवसे हैं, गारंटी चाहिए। गारंटी कैसे हो सकती है? मैं ये 3 पॉइंट और खत्म कर लूं 3 सेकंड के, तो मैं गारंटी पे आ जाता हूं कि उसके मैकेनिज्म, क्योंकि यूएनओ में भी मैंने कुछ 9.5 साल का तवील अरसा गुजारा है और न्यूयॉर्क और बाकी मुल्कों में, तो कुछ चीजें मेरी नजर से गुजरी हैं कि उसके इंटरनेशनल पैराहे में किस तरह किया जा सकता है। तो पेमेंट ऑफ डैमेजेस, ये भी इट्स क्वाइट डूएबल। पेमेंट्स ऑफ डैमेजेस तो नहीं हो सकेंगे, लेकिन उनकी कॉम्पनसेशन इस तरह हो सकती है कि वो किसी तरीके से सैंक्शंस के रिलैक्स हो जाए। एक साथ सैंक्शन 100% तो खत्म होती नजर नहीं आ रही, वो स्टेज वाइज होती नजर आ रही है। और फिर वो कहते हैं कि तमाम जंगों का खात्मा, जैसे कि लेबनान में भी उन्होंने बात की, और फिर जब 10 पॉइंट उन्होंने दिए और स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो उसमें है ही है, और उसकी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे वो कहते हैं कि हमारी सॉवरेनिटी को आप तस्लीम करें। और सर ये जो आप सैंक्शंस कम करने की या खत्म करने की बात करें, तो इससे जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस होगा उसमें ईरान को जो है वो मददगार साबित होगा। सर आपका कमेंट चाहूंगी ब्रिगेडियर साहब। जी सर, मुझे इजाजत दीजिएगा क्योंकि मुझे ब्रेक की कॉल भी दी जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ मैं चाह रही हूँ आपका पहले पॉइंट ले लूं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई गेन्स के हवाले से, डेडलॉक्स के हवाले से बताइए आपकी नजर में। आई थिंक इसमें 3 सिनेरियोज बन सकते हैं और हमेशा नेगोशिएशन में इसी तरह होता है। एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन होती है, फिर एक मिनिमलिस्ट पोजीशन है। एक तो पॉजिटिविटी है, बॉडी लैंग्वेज। मेरे ख्याल में जो आई थिंक ब्रॉड पैरामीटर डिस्कस हो रहा है उस पर ऑलरेडी एग्रीमेंट है और जो बाकी चीजें हैं वो आयरन आउट हो जाएंगे। अच्छा, न्यूक्लियर वाला मेरे हिसाब में इतना बड़ा इश्यू नहीं है। दे बीन एबल टू क्रॉस द रूबिकॉन, तो शायद ये कर जाते। 450 किलोग्राम आप इकट्ठा करके पिछले 45 साल से बैठे हुए, मेरे ख्याल में इट्स अ फ्यूटाइल एफर्ट, शायद इस पे कॉम्प्रोमाइज हो जाए। बाकी गारंटी चाइना ने भी दी है इसके अंदर। आई थिंक बिकॉज़ दे नीडेड, दैट्स व्हाई सागदार साहब वहां पे गए थे। मेरे ख्याल में अगर मैक्सिमलिस्ट आप देखें लेट्स से पॉजिटिविटी, तो शायद एक ब्रेक थ्रू कल सुबह तक हो जाए। और मिनिमलिस्ट ये है कि ये एक्सटेंड हो जाएगा पीरियड लेट्स से सीज फायर का टू अनदर 45 डेज और चीजें फिर उसके अंदर सेटल की जाएंगी। लेकिन डेफिनेटली इसका इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बिल्कुल ठीक। आप तमाम लोग साथ ही मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आमिर साहब आपकी तरफ यही सवाल लेकर आऊंगी।
तमाचे तो तमाचा ऐप पर है, जहां सारे मैचेस हो रहे हैं लाइव स्ट्रीम फुल एचडी में। तो आप भी करो तमाशा ऐप डाउनलोड। वेलकम बैक वंस अगेन जी। इस हिस्से में ट्रांसमिशन के हमारे जो मोतबर एनालिस्ट हैं डिस्कस हम कर रहे हैं कि ये जो कुल मिलाकर 25 पॉइंट्स हैं, 10 ईरान के, 15 अमेरिका के, तो इनमें से क्या गेन कर लिया जाएगा और कहां पर डेडलॉक बरकरार रहेगा। बाकी सबकी राय आ चुकी है। आमिर साहब, आप इस पर अपनी राय दीजिए। आप क्या समझते हैं, डेडलॉक कहां पर आपको लगता है कि रहेगा अभी और क्या चीजें गेन कर ली जाएंगी दोनों तरफ से? बुनियादी तौर पे किरण, मेरा ख्याल है ये डेडलॉक की जो बुनियादी वजह है ना, वो गारंटीज की है। इजराइल की गारंटी कौन दे सकता है? आपको याद होगा कि पिछले साल भी जब ये जंग बंदी होने वाली थी और ट्रंप ने उसका ऐलान किया कि नहीं, अब ये एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी जो है वो 12 घंटे या 24 घंटे का वक्त दिया उन्होंने, उसके अंदर रुक जाएगी। उसके फ़ौरन बाद इजराइल ने इतना बड़ा हमला किया ईरान के ऊपर कि प्रेसिडेंट ट्रंप को पब्लिकली गाली देनी पड़ी इन दोनों फरीकैन को। तो उनके भी काबू में नहीं है और वो भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो इजराइल की गारंटी दे सकते हैं। दूसरी तरफ आज दोपहर को तलत हुसैन साहब ने एक बड़ी इंसाइटफुल बात की। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है ना, वो एक रिपीटेबल कार्ड नहीं है, वैसा नहीं, ऐसा कार्ड नहीं है, ऐसा मोहरा नहीं है जिसको ईरान बार बार इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ईरान ये ज़रूर कर सकता है कि इंटरनेशनल शिपिंग का एक बड़ा अहम एलिमेंट इंश्योरेंस होती है, और इंश्योरेंस जो है उसके लिए इंश्योरेंस को इस्तेमाल करके इंटरनेशनल शिपिंग में खलल डालने के लिए एक्टिव हॉस्टिलिटी ज़रूरी नहीं होती हैं। वो इस जंग से पहले 0.25% के ऊपर उन बहरी जहाज़ों की इंश्योरेंस होती थी, जो इस जंग के दौरान 5% पे चल गई, यानी कि तकरीबन अनअफोर्डेबल हो गया इंटरनेशनल शिपिंग। तो वो थोड़ी सी भी अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है वहाँ पर, तो इंश्योरेंस रेट्स डिटर्मिन करेंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की जो है वो क्या है। सो इस डेलिकेट बैलेंस में ये जो चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं, इसके अंदर जो सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है वो ये है कि इजराइल की गारंटी कौन देगा। क्या चाइना और रशिया दूर बैठकर दे सकते हैं? उनकी गारंटी का मतलब क्या होगा? क्या अमेरिका उसकी गारंटी दे सकता है? जबकि पहले भी इजराइल ने बड़े वाज़े तौर पे उसकी बात ना मानते हुए कुछ ऐसी हरकतें की जिससे अमेरिका खुद भी खुश नहीं था। तो उसका अगर कोई मैकेनिज्म डेवलप किया जा सके फिर वो बात आगे बढ़ेगी। हैविंग सेड दैट किरण, वैसे आमिर साहब, आपकी बात से मेरे पास एक सवाल ये भी है कि इजराइल की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन वो जो अनप्रेडिक्टेबल हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी गारंटी कोई दे सकता है? ये भी तो एक बड़ा अहम सवाल है। जमील साहब और वकार साहब, आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वक्त बिल्कुल मेरे पास मुख्तसर है, अगर इसी पर ही जमील साहब पहले आप शॉर्ट कमेंट कर दीजिए। नेशनल फ्रेमवर्क मौजूद है हरमुस के लिए, जो है नेशनल लॉ ऑफ आईसीज मौजूद है, जिसका आर्टिकल 17 और आर्टिकल 24 उसको और आर्टिकल 38 अप्लाई किया जा सकता है। वो मसला उसके तहत, उस फ्रेमवर्क के तहत हल होने के तलबगार होंगे ईरानी भी, और उसी के तहत पाकिस्तान भी मीडिएट करेगा इसमें। लेकिन जो आपने दूसरी बात की, गारंटी का भी एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क मौजूद है। अगर वो चैप्टर 7 के तहत अमेरिका वीटो न करे और वो जो भी एग्रीमेंट इधर हो इस्लामाबाद अकॉर्ड में, उसको अगर इंडोर्स कराते हैं सिक्योरिटी काउंसिल से चैप्टर 7 आर्टिकल 41 के तहत, तो इजराइल अगर जब नहीं मानेगा तो इजराइल को पूरी दुनिया जो है उसको जेरबार कर सकती है। उसमें जो पूरे कदो खाल दिए हुए हैं चैप्टर 7 में कि उसमें बाई फोर्स किस तरह उसको कराया जा सकता है, और फिर अमेरिका के पास चाहे इजरायली लॉबी कितनी भी मजबूत हो, लेकिन उसके पास मॉरल ग्राउंड नहीं होगा कि वो उसमें फिर दखरखना अंदाजी करे। आज अगर अमेरिका अपनी बैरी बड़े हटा ले, आज अमेरिका अपने सपोर्ट खत्म कर ले अगर इजराइल इसी से, बात को मुझे तो जरा इजराइल आगे के पास लेके चलने बचता दीजिए। क्या है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपका। और सर, सिक्योरिटी काउंसिल की गारंटीज पे अगर मामला आ जाता है तो ये यूएसए के लिए काबिल कबूल होगा कि मामला पर यूएन चला जाए, उनके नीचे आ जाए, उनके अंडर चैप्टर 7 ये मामला आ जाए? जब वीटो नहीं करेगा तो कबूल ही होगा ना वकार साहब। जब वीटो नहीं करेगा तो कबूल तो है। जी, आई थिंक दो चीजें बड़ी अहम है। एक तो ये कि इजराइल अमेरिका का ही कंधा इस्तेमाल करके जैसे करता रहे, सारी जो शरारत है, जो क्यास है, अगर वो कंधा हट जाता है, आई डोंट थिंक सो। दूसरा, आई थिंक एक बड़ी मूव हुई जो अरब मीडिया कर रहा है, ऑलरेडी हाईलाइट के पाकिस्तान हैज ऑलरेडी मूव फोर्सेस। पाकिस्तान का भी जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस मेडिटेरेनियन तक फैल गया है। दिस इज अ काइंड ऑफ सिग्नलिंग आल्सो कि इसको चेक किया जाएगा। मेरे ख्याल में ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव है और इसको भी आप देखें। मेरे ख्याल में अमेरिका जब कंधा हटा लेगा तो आई डाउट इट कि इजराइल अपने ओन पे कुछ करेगा।
they'll have to settle सही। it down. Netanyahu is, थैंक यू सो मच जी, slowing down आप the दोनों train की और- मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अहम गुफ्तगू हो रही थी क्विकली। ये अभी तलत ने बताया ना कि इसहाक डार साहब ने ट्वीट किया है इन अल्लाह मा साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। तो अब साथ उसके एक और खबर आई है, जी। तस्वीर भी आई है, जो अब डॉक्टर अब्दुल नासिर हिम्मती सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं ईरान के, उनकी मुलाकात हुई है इसहाक डार से और वो जारी की गई है तस्वीर, और उसमें कहा कि म्यूचुअल कोऑपरेशन और ये वो। तो इससे आप सोचें कि बात आगे बढ़ी है और अब बात पैसे कितने कहाँ किस तरह आने हैं, कैसे आने हैं, सैंक्शंस कैसे हट रहेंगी, और जो हम बात कर रहे थे अकाउंट्स के अनफ्रीज होने की, तो मेरा ख्याल है कि बात अब वो आगे जो चल- कंपनसेशन वाला मामला है वो और उसकी फिर तरफ इंडिकेशन दोनों करता है ममालिक आपकी का नज़र में आपस ये, में भी पोस्ट वॉर किस तरह का ताल्लुक होगा, Develop होगा, बैंक बिल्कुल टू ठीक। बैंक एक्सेट्रा इकोनॉमी का, ठीक। वो इस पे बिल्कुल ठीक जी। ये हमारी मैराथन ट्रांसमिशन है